अरे सुरेंद्र, अच्छा हुआ तो आ गया, मैं तेरी राह देख रही थी। क्या हुआ माँ? क्या बापू फिर से? हाँ देखना, अब तक घर नहीं लौटे। वो ठेके के आसपास कहीं पी के सो गए होंगे। जाना जाना, लेके आना। ये पकड़, आता हूँ। बापू, बापू। हाँ कौन है? बापू मैं सुरेंद्र। ज़्यादा हो रही थी कुछ, हाँ, और नींद भी आ रही थी, तो वही मन ने ये सोचा कि हरीराम के घर के सामने लेट लूँ थोड़ी देर। बापू कितनी बार कहा, एक मोबाइल ही रख लो, कभी भी फोन कर दो, लेने आ जाऊंगा। अरे बावड़ा हो गया कि तू है? दारू पी के खुद को तो मैं संभाल ना सकूं, और ये मोबाइल शोबाइल ने कैसे संभालूंगा मैं? पता था मेरे को तू आवेगा मेरे को लेने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो माँ राह देख रही है, चलो 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 चल बेटा चल चल। डांट डला मंजू, अरे जितना चाहे डांट डला तू, वरना तेरी खिलाई रोटियां हजम नहीं होंगी बनने। क्या फायदा डांटने का? जानती हूँ पीना तो छोड़ेंगे नहीं आप, पी पा के कहीं भी पड़ जाते हो। थोड़ा उम्र का तो ख्याल करो। अरे सारी जिंदगी खेत में हल जुलाते बीतरी मेरी है, दो ही तो शौक है मेरे, खेत में हल और ठेके पे एल्को हल। अरे सुरेंद्र बेटे, अरे चुपचाप क्यों बैठा तू? कोई परेशानी है क्या? नहीं बापू, कोई परेशानी ना है, सब ठीक चल रहा है। वाह, धंधा पानी ठीक ठाक चलन लाग रहा ना? हाँ हाँ बापू, ठीक चल रहा है। ना कोई परेशानी है तो बता दे। अरे देख मैं नशे में हूँ पर बेहोश नहीं मैं, तू बता सके मेरे को, अरे शायद मैं कुछ मदद कर सकूं तेरी। बापू कोई परेशानी ना है। पक्की बात? एकदम पक्की बात। फिर बढ़िया है। भाई कमाल कर रहा सुरेंद्र, भाई मैं अपनी रकम मांग रहा हूँ और तू टाइम मांग रहा है। और कितना टाइम दूं तन्ने हैं? और 4 महीने रुकने के लिए कहा था, मैं रुक लिया। इब वीरेंद्र जी थोड़ा टाइम और दे दो। आप तो जानते हो क्या हुआ मेरे साथ, ऐसी नौबत ही नहीं आती जो उस बिल्डर ने धोखा नहीं दिया होता। लेकिन धोखा दिया ना। कितने? 20 लाख रुपए गंवाए ना तन्ने उस दिव्यानगर की जमीन में। अब ऊपर से 15 लाख तन्ने मुझे और देने हैं, और 1.5 लाख रुपया हो गया ब्याज का। कितने हो लिए? 16.5 लाख। और जो 20 लाख का घाटा हुआ वो अलग। देख सुरेंद्र, कम से कम 35 से 40 लाख रुपया तेरे हाथ में आएगा, तब जाके तेरी नुकसान की भरपाई होगी। हाँ सोच तो है, ये आप ही बता दो ना अगर कोई रास्ता हो तो। भाई रास्ता तो है और तेरे सामने है। क्या? यो है, यो के? और यो है तेरे बापू के बीमे के पेपर, 1 करोड़ रुपए के हैं। पिछले साल तन्ने कराया था, याद है ना? हाँ, पर इसका क्या करूं? तेरे बापू ने और भी तो कोई बीमा कराया होगा। हाँ 2 बीमे और कराए, एक 25 का और एक 15 का। 1 करोड़ 25 लाख और 15 लाख कितने हो लिए? 1 करोड़ 40 लाख। लेकिन वो तो बापू के। सही सोच रहे हैं भाई, वो रकम तो तेरे बापू के मरने के बाद ही तेरे हाथ में आ गई। अब देख सुरेंद्र, अब तेरे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन बिजनेस की तरह जिंदगी का भी कोई भरोसा तो ना है। अब अगर तेरे बापू के ऊपर जाने का टाइम थोड़ा जल्दी आ जाए तो वीरेंद्र जी क्या बोल रहे हो आप? और ज्यादा उछलने की जरूरत ना है, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुन। और तेरा बापू तो हो लिया बुढ़ा, ऊपर से शराब की लत भी है उसे।
ओए आज नहीं तो कल उसका लीवर फट जाएगा, या शराब पी के वो किसी ट्रक के नीचे वीरेंद्र जी बापू है मेरा वो, कुछ भी बोले जा रहे हो आप। ओए प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इमोशनल होने की जरूरत ना है। देख भाई सुरेंद्र, ये 1,40,00,000 रुपए छोटी रकम ना होए। तेरा कर्जा भी चुक जाएगा और तू नई जिंदगी भी शुरू कर सके। ये तेरे बापू का बीमा तेरे लिए लॉटरी बन सके। वीरेंद्र जी ऐसा क्यों ना करूं मैं? ओए तू दिल से सोच रहा है, दिमाग से भी पूछ, बहुत आसान तरीका है? अब देख, तेरा बापू तो अपनी जिंदगी जी चुका है, ओए आज नहीं तो कल मर जाना उसने, और इसकी मौत तेरे लिए नई जिंदगी बन सकती है। भाई मेरा काम था, मैंने समझा दिया। अब क्या करना है ये तो तू सोच। सुरेंद्र के मन में पनप रहा ख्याल उसके दिल को दहला रहा था। डर से ज्यादा उसे एक गिल्ट का भाव सता रहा था। अपने कर्ज के बोझ को उतारने का रास्ता उसे अपने पिता की मौत में नजर आ रहा था। क्या वो अपनी इस बहकी सोच पर लगाम लगा पाएगा? क्या वो वाकई इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाला था? यार खेता ने देख के बड़ी खुशी हुआ है मेरे को। मैं अपनी रकम मांग रहा हूं। जा रहा तू बेटे? जी बापू, चलता हूँ। जीता रहा जा। सही सोच रहा तू बेटे, ऐसे होना चाहिए। देख बेटे, हर इंसान ने जीवन में अपनी पहचान बनानी चाहिए, और तू वही तो करने लाग रहा है। अपने बाप के नाम पे नहीं, अपने बलबूते पे आगे बढ़ने लाग रहा है। तो यो देख के मेरे को तेरे पे घना नाज हो रहा बेटे। शाबाश, जा खुश रह। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया खुशबू आने लग रही है। तुम एक काम करो, जाके नहा लो। और ठीक है, मैं नहा के आता हूँ पराठों पे धावा बोलो रे, फिर खेतों में जाके सुस्ताऊंगा मैं, मजे थे हैं। लो, उठते ही कर दी ना जानने की बात। आपके ना पैर टिकते नहीं है घर पे। अरे मंजू तू भली भांति जानती है, अरे जीवन तो बीत लिया जिम्मेदारियां निभाने में। अब तो टाइम मिला मटर गश्ती करने का, मजे लेने का, और जिंदगी के मजे ले रहा हूँ भाई। वो सब ठीक है, पर रोज रोज पीना जरूरी है के? शाम हुई नहीं कि पीना शुरू। थोड़ा अपनी सेहत का भी फिक्र कीजिए। अरे फकीर ने के फिक्र भाई है, मजा आता पीने का, पी लेते हैं। और जहां खटिया मिले सो लेते हो। अरे मंजू, ये गांव के जितने भी लोग अपने दोस्त ही तो हैं। अरे उनका आंगन अपना आंगन, जहाँ मन किया बैठ लिए, जहाँ मन किया लेट लिए। अरे तू चिंता मत किया कर, परांठे बना तू फटाफट, मैं भी आया ना आके। आपसे ना कोई बातों में नहीं जीत सकता। और तेरे ते ना परांठे बनाने में। राम राम मालिक। राम राम रतन, राम राम। भाई क्या हाल है तेरे? आशीर्वाद है मालिक। मालिक कुछ चाय वगैरह मंगाओ मालिक? ना ना ना, चाय आनी चाहिए। अभी रोटी खा के निकला मैं करते। भाई बात यो है यार, खेता ने देख के बड़ी खुशी हुआ है मेरे को, इसीलिए यहाँ पे चला आता हूँ। भाई तुम अपना काम चालू रखो, जाओ, मेरे पाछे भागने की जरूरत नहीं है। जाओ काम करो, जाओ जाओ जाओ। वाह भाई वाह। भाई कार का बंदोबस्त हो जाएगा? हाँ, मेरा दोस्त बलबीर, उसके पास गाड़ी है। तो लिया, वो कह देना रात में कहीं जाना है,
सुबह तक लौटा दूंगा और कोई काम का बहाना बना दियो जिससे उसको शक ना हो जाएगा। फिर मेरे फोन का वेट करियो। मैं तेरे बापू को किसी सुनसान जगह पर ले आऊंगा। उसके बाद क्या करना ये तो जाने है ना तू। इब क्या हो लिया? कुछ ठीक नहीं लग रहा। बापू है मेरा, वो हमेशा साथ दिया है उसने मेरा। बात तो सही कहने लग रहा है तू ना। अच्छा किया जो तूने साफ साफ बता दिया। खेती ना करनी तने तो मत कर। वैसे भी बढ़िया लाइन पकड़न लाग रहा है तू। ये आजकल कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है बड़ा फैलन लग रहा है हरियाणा में। अरे जमीनों के दाम भी बढ़िया मिलन लग रहे हैं। हाँ चल तू काम शुरू कर, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू बापू। देखना अब जी जान लगा दूंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा आपको। शाबाश, अरे मन ने पूरा यकीन है तू कामयाब होगा। बेटा इस किसान की एक बात नहीं याद रखना, तो जमीन में सिर्फ बीज नहीं बोया जाता, पसीना भी बोना पड़ता है, वक्त भी, फिर जाके ये फसल लहराती है। ऐसी बेटे तेरे बिजनेस में भी ना ये उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, पर हार नहीं मानना, मेहनत और लगन ते डटे रहना। बता कुछ ठीक नहीं लग रहा वीरेंद्र जी। तो तेरे साथ कौन सा ठीक हुआ? और तुझे किसी ने धोखा नहीं दिया होता तो तू क्या है मुसीबत में पड़ता? और सुरेंद्र, धंधा ईमानदारी और मेहनत से ही नहीं चलता है, उसमें दुकानदारी और कमीनापन भी होना चाहिए। और ये भी कुछ सोचने की जरूरत ना है, जो तूने ठान ली वो कर। देख सुरेंद्र, ये इंश्योरेंस के पैसे और आगे या पीछे और तन्ने ही मिलने वाले थे। बस यूं समझ ले कि आज तन्ने जरूरत थी तो मिल गए। पर बापू। भाई बापू की नहीं, अपनी सोच। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, वो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वैसे हाथ से मत जाने दे। अब तू जा गड्डी लेकर आ और बाकी सब मुझ पे छोड़ दे तू। भावनाओं के तराजू में किसका पलड़ा भारी था? धंधे में हुए नुकसान से सर पर चढ़े कर्ज का, या बेटे के पिता के प्रति फर्ज के कर्ज का? अरे आ वीरेंद्र भाई, तू रे कैसे? अब बड़े दिन हो गए आपसे मुलाकात जो ना हुई। चल गप्पे हाँकते हैं ना। बोल। अब यूं रुखे सुखे बैठने का क्या मजा है ताऊ हैं? और गिलास शिलास हाथ में हो तो कोई बात बने, क्या बोलते हो? भाई बात तो एकदम ठीक कहने लग रहा, पर भाई ये भी तो सूरज बिना ढला। 2 घूंट अंदर जावेंगे तो सूरज तो अपने आप ढल जाएगा। वो बात यूं है ताऊ कि मेरा एक क्लाइंट इंश्योरेंस के प्रीमियम के साथ 2 बिलायती बोतल भी पकड़ा गया। आपसे बढ़िया कंपनी तो पीने के लिए मिले ना, इसीलिए आपके पास चला आया। भाई बिलाती हो या देसी, अपने को क्या फर्क पड़ा है भाई? मतलब तो पी के कमला होने से है? ले भाई। थैंक यू यार बलबीर। कोई नहीं यार, मजे से ले जा। वैसे जा कर रहा तू? अरे वो भजन मामा है ना अपने, हाँ? उनके घर जा रहा हूँ दिव्यानगर। यार लौटते वक्त काफ़ी रात हो जाएगी तो सोचा ये हाईवे पर बाइक चलाने से अच्छा है तेरी गड्डी ले जाऊँ। अरे बिल्कुल सही सोचा यार, जा जा ले जा। सुबह होने से पहले लौट आऊँगा। अरे कोई ना यार, कोई जल्दी ना है, तू आराम से ले जा जा। हाँ माँ। हाँ बेटे, कहाँ है तू? घर कब आएगा? माँ तू खाना खाकर सो जा, मुझे थोड़ा काम है, आने में देर हो जाएगी। बेटे तेरे बापू नहीं आए अब तक, वो लौटते वक्त कहीं दिख जाए तन्ने तो साथ में ले आना है। हाँ माँ,
कोशिश करूंगा। भाई ये बेड़ाती तो खत्म हो गई, पर एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, मक्खन की तरह गले से नीचे उतर गई है। कब चढ़ गई पता ही नहीं चला। ताऊ ये बलायती तो हुई खत्म। क्या करें? ये भी चल के देसी चढ़ाते हैं, क्या कहते हो? चल भाई, आज देसी विदेशी दोनों का मजा ले लेते हैं। चल भाई। अरे ताऊ वो मन्ने लागे चढ़ गया। हाँ भाई वीरेंद्र भाई, चढ़ तो ली। एक काम करता हूँ भाई, मैं यहाँ साइड पे बैठ लेता हूँ, मैं कहीं थोड़े टाइम के लिए। ताऊ तुम साइड में ही हो, इतने बैठो बैठो इधर। ताऊ और मैं ना सुरेंद्र को बुला लेता हूँ, वो आपको आगे ले जाएगा। बुला ले, तू बुला ले सुरेंद्र ने, मैं थोड़ी देर लेट लेता हूँ यहाँ पे तब तक है। अरे मेरा पढ़ना कित गया भाई? हाँ वो जान देता हूँ। ठीक है, गया तो गया, फिर जान दे। गया भाई, जान दे, गया। वाह तैयार है ना तू? हाँ हाँ तैयार हो। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और तेरा बापू बेसुध पड़ा है सड़क पे, तू गड्डी लेकर आ जा। और सुन रहा है ना तू? हाँ हाँ सुना। जल्दी आ जा, मैं तब तक तेरे बापू को ना बीच में लटाता हूँ। ताऊ वो आप बीच में लट्ठे हो, कोई गड्डी गुड्डी आगे चढ़ जाएगी। मैं साइड पे नहीं हूँ। नहीं उड़ जा, चल भाई साइड पे उड़ लेता हूँ फिर। उड़ जा, आ जा आ जा ताऊ, उड़ जा, आ जा भाई आ जा, हो जा आराम से, इधर हो जा पीछे, और हो गया भाई, और जा। और साइड पे आ लो। मेहरबानी भाई वीरेंद्र, मेहरबानी भाई। यूं बता, वो मेरा बेटा सुरेंद्र आ रहा ना मेरे को लेने के लिए? मेरे को लेने तो आप फोन कर दिया, आजा, लेट लेट आजा मेरे बेटे, आजा आजा। इतनी रात में आने की क्या जरूरत थी? सुबह लौटा देता। चल अब आ गया तो यहीं सोचा सुबह चला जाना। नहीं यार बलवीर, घर जाऊंगा।
मैं आपको बोल के आया था। ठीक है फिर तो जा। सुरेंद्र, बेटा सुरेंद्र, सुरेंद्र, बेटा सुरेंद्र, बेटा सुरेंद्र, बेटा। क्यों क्या हुआ? वो रतन आया है। तू रो क्यों रही है? क्या कह रहा है रतन? कह रहा है तेरे बापू को कोई घटी कुछ कर चले गई। सर, मरने वाले का नाम रंजीत दहिया है। उसके घर खबर भेजी, उसका बेटा और बीवी आते ही होंगे। सर जी, मेरा नाम जितेंद्र है। मेरे बापू इस गांव के सरपंच हैं। सबसे पहले लाश को तुम ही ने देखा था? नहीं सर जी, हमारे गांव का एक आदमी है सुखपाल, वो इस रास्ते से गुजर रहा था। सबसे पहले उसी ने देखा था। वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, मैंने फ़ौरन यहाँ आके आपको फ़ोन कर दिया। सर जी, रंजीत चाचा की पत्नी और बेटा आ गए। सुरेंद्र, मैंने बात की इंस्पेक्टर साहब से अभी, बोले 2 दिन लगेंगे पोस्टमार्टम में, उसके बाद हम रंजीत चाचा का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। देख सुरेंद्र, यो तेरे चेहरे की मायूसी देख के तो किसी को शक ना होगा, लेकिन तेरी आंखों का डर मन ने डरा रहा है। बस संभाल अपने आप को। ये जो करना था ना, हमने कर दिया और सब सही हुआ है। और मन ने पता लगाया है, पुलिस ने भी एक्सीडेंट का केस दर्ज किया है। वह हमारा नाम कभी नहीं आएगा। माँ से आंख नहीं मिला पा रहा, उसके आंसू थम ही नहीं रहे। खुद को यह दिलासा देने की कोशिश कर रही है, जो हुआ वो भगवान की मर्जी थी। भैया, सुरेंद्र हमेशा उन्हें ढूंढ के लेके आता था। हमारी किस्मत में यही लिखा था, इसलिए सुरेंद्र भी नहीं था घर में, वरना हमेशा की तरह ढूंढ के ले आता उन्हें। ये भी दुख तो होगा ही है, तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है इसमें है? और रोना चाहती है ना तो रोने दे, और मन हल्का हो जाएगा उनका, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाना है। और काम की बात ध्यान से सुन, 1 हफ्ते में इंश्योरेंस का क्लेम फाइल करना है, और 1-2 महीने में तेरे अकाउंट में पैसा आ जाना है। उसके बाद अपना कर्जा चुका देना। वो एक बार तेरा कर्जा चुकता हो गया, और फिर बेटे का फर्ज निभाना और खुश रखना अपनी माँ को है। वह भी संभाल अपने आप को। सर, वो सड़क गांव के पीछे की तरफ से गुजरती है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, और गाड़ियां भी बहुत कम गुजरती हैं वहां से। विक्रम, अगर गाड़ियां बहुत कम गुजरती हैं वहां से, तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। या तो रंजीत दहिया की किस्मत खराब थी, या फिर रंजीत दहिया की तरह गाड़ी चलाने वाला आदमी भी नशे में था। विक्रम, ये फोटोग्राफ्स देखो। ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी ने 2 बार को चला विक्टिम को? एक काम करो, ये टायर मार्क्स किसी एक्सपर्ट से चेक करो। एक बार हमें यह पता चल गया कि गाड़ी कौन से मॉडल की थी, तो व्हीकल को ट्रेस करना आसान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये किसी ट्रैक्टर या टेम्पो के निशान है, कोई छोटी गाड़ी होनी चाहिए। राइट सर। जिस तरह से विक्टिम की बॉडी को कुचला गया है, छाती, हाथ, चेहरे का आधा हिस्सा और पैर, इन सभी बॉडी पार्ट्स के ऊपर से गाड़ी गुजरी है, और पूरे चांसेस हैं कि गाड़ी 2 बार बॉडी के ऊपर से गुजरी होगी। डॉक्टर,
वारदात की जगह पर टायर के मार्क्स मैंने खुद देखे, वहां के फोटोग्राफ्स भी हैं हमारे पास। मुझे लगता है गाड़ी एक ही थी। शायद ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर घबरा गया हो और हड़बड़ाहट में उसने गाड़ी पीछे लेने की कोशिश की हो और गलती से विक्टिम पे दोबारा गाड़ी चढ़ा दी हो। मतलब आपको लगता है विक्टिम के ऊपर जब दूसरी बार गाड़ी चढ़ी तो गाड़ी रिवर्स में थी? शायद ऐसा हुआ हो। वैसे विक्टिम की बॉडी में अल्कोहल का लेवल काफी ज्यादा पाया गया है। सर ये दोनों टाइम मार्क एक ही कार के? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन डिटेल स्टडी के बाद ही मैं कंफर्म कह पाऊंगा। तो इस हफ्ते में पुलिस की रिपोर्ट आ जानी चाहिए, उसके बाद ये पेपर मैं इंश्योरेंस कंपनी में जमा करा दूंगा। सुरेंद्र, वो संभाल, कुछ ही दिनों की बात है, समझा? क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? कुछ शक करने वाली बात है क्या? जी, कुछ मार्किंग की है मैंने फोटोज पर, आप देख लीजिए। ये बात तो श्योर है कि एक ही मॉडल की गाड़ी विक्टिम को 2 बार कुचल के गई, लेकिन एक बार भी गाड़ी रिवर्स में नहीं थी। टायर्स पर जो ट्रेडमार्क्स हैं, इनसे साफ पता चलता है गाड़ी जब विक्टिम की बॉडी के ऊपर से रोल हुई तो दोनों बार टायर्स आगे की ओर घूम रहे थे। वो काम अभी पूरा ना हुआ, रिस्क ना ले सके, गाड़ी पीछे ले। सुरेंद्र, वो गाड़ी पीछे ले। गाड़ी रिवर्स में तो ली गई थी, लेकिन बॉडी से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। इस फोटो में सड़क पर जो टायर मार्क्स हैं वो रिवर्स के हैं। कुछ डिस्टेंस पर गाड़ी रिवर्स लेने के बाद फिर से गाड़ी विक्टिम की डायरेक्शन में आगे बढ़ी और दोबारा उसे कुचलकर निकल गई। आपको लगता है ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है, जिसे एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की गई? पूरे चांसेस है ऐसा होने के। और इस तरह रंजीत भैया की मौत के पीछे रची गई साजिश की बू पुलिस ने सूंघ ली। पुलिस को लगने लगा कि एक्सीडेंट की आड़ में एक हत्या का षड्यंत्र छुपा था। सुरेंद्र और वीरेंद्र की चाल उल्टी पड़ती दिखाई दे रही थी। हाँ मंजीत बोल। सब्जी रंजीत भैया काफ़ी खुशमिजाज आदमी था और काफ़ी पैसे वाला भी। गांव में अच्छी ज़मीन है और फसल से अच्छी कमाई होती है उसकी। पैसे को लेकर कोई दुश्मनी थी उसकी? अभी तक तो उसके बारे में जिससे बात की वो तो अच्छा बोल रहे हैं साहब जी। शराब की आदत थी उसे? कभी कोई झगड़ा? ये तो पूरा गांव जानता है साहब, वो दारू पीने का शौकीन था और दारू पी के तमाशा नहीं करता था। हाँ, एक अटपटी आदत थी कि ज़्यादा दारू पीने पर जहाँ मन करे वहीं लेट जाता था। मनमौजी था साहब जी। उसकी ये मौज तो उसके घर वालों को पसंद आने से रही। उसकी बीवी और लड़के के साथ कोई झगड़ा था उसका? ऐसा तो कुछ नहीं साहब। हाँ, पर सुरेंद्र अपने बाप की तरह किसान नहीं बनना चाहता था। उसका अपना अलग से धंधा है, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी। बाप और बेटे में कोई रंजिश थी? नहीं साहब, रंजीत ने तो धंधा शुरू करवाने में सुरेंद्र की मदद की थी और सुरेंद्र भी अपने बाप का पूरा ख्याल रखता था। कभी कभी रंजीत के ज़्यादा दारू पीने पर सुरेंद्र ही हिफाजत से घर लाता था अपने बाप को। मंजीत, हमें लगता है कि रंजीत दया का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसे मारा गया। दाल में कहीं कुछ काला तो है। सर जी, 3 महीने में यही जमीन की कीमत 1.5 गुना ऊंची हो जाएगी। सर जी 1 मिनट, अभी आया। क्यों कह रहे थे? सुरेंद्र भैया, पुलिस आपके घर आई थी। माँ जी को अपने साथ थाने ले गई है। माँ को? क्यों? भैया कह रहे थे कुछ सवाल जवाब करनी है मालिक के एक्सीडेंट के बारे में। कल खेत पे भी शाम और सुखबीर से एक आदमी पूछताछ कर रहा था। जी, उनकी आदत ही कुछ ऐसी थी। पीने के बाद होश नहीं रहता था, कहीं भी सो जाते थे। मैं अक्सर अपने बेटे सुरेंद्र को बेचती थी, वो उन्हें ढूंढ के ले आता था। और जब सुरेंद्र काम से बाहर होता, वो सुबह ही घर आते थे। उस रात जब देर रात तक वो घर नहीं लौटे तो आपको उनकी फिक्र तो हुई होगी? हाँ जी, पर क्या करती,
सुरेंद्र भी उस रात काफी देर से लौटा था। मैंने यो मानकर मन मना लिया कि सुबह तक वो आ ही जाएंगे, पर वो आपके पति की किसी के साथ दुश्मनी थी? कोई मारना चाहता था उन्हें? नहीं साहब, वो बहुत ही भले इंसान थे, सबसे अच्छे से बात करते थे, खुद खुश रहते थे, सबको खुश रखते थे। बस ये पीने की आदत थी। कोई ऐसा जिसे उनकी मौत से फायदा होने वाला हो? उनको मार के किसको क्या फायदा हो सकता था? शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। मन ने तो लगता है आपका शक बेबुनियाद है सर। नहीं मंजू जी, हमारा शक बेबुनियाद नहीं है। वारदात की जगह से हमें ऐसे सुराग मिले हैं जो ऐसा इशारा करते हैं कि एक्सीडेंट नहीं था। मेरा मतलब एक्सीडेंट किया गया जानबूझकर, जान से मारने के इरादे से। साहब जी, दाल में छिपा कंकर दिख गया। जिस रात रंजीत भैया का कत्ल हुआ था ना, उसका बेटा सुरेंद्र घर पे ही नहीं था। ये तो जानता हूँ मैं, उसकी माँ ने खुद बताया। कुछ और बता। क्या ये बताया कि उस रात वो अपने दोस्त बलबीर की कार लेकर कहीं बाहर गया था? कार लेकर? कहाँ गया था वो? मंजू जी, उस दिन आपका बेटा सुरेंद्र कहाँ गया था? अपने किसी काम से ही गया हुआ था। पर कहाँ? मैंने ना बता, पर काफी देर से लौटा था। घर की एक चाबी उसके पास भी रहती है। मेरे सो जाने के बाद ही लौटा था वो। आपके कोई भाई हैं सुरेंद्र के मामा जो दिव्यानगर में रहते हैं? हाँ जी, बज्जन शेरावत नाम है मेरे भाई का। क्या सुरेंद्र उस रात उनसे मिलने गया था? नहीं तो वो गया होता तो मैंने जरूर बताता। ये बात आप यकीन से कह सकती हैं? बेहतर होगा आप अपने भाई से फोन पर पूछ लीजिए। हाँ मंजू, बोल, क्या बात है? जिस रात इनका एक्सीडेंट होया था, सुरेंद्र आपसे मिलने आया था क्या? नहीं तो सुरेंद्र को तो यहाँ आए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पर तू पूछ क्यों रही है? बात क्या है? ना ना कोई नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। नहीं साहब, सुरेंद्र वहां नहीं गया था। मैंने कहा ना, वो गया था तो मैंने जरूर बताता, पर ये गलत बात आपको बताई किसने? आपके बेटे के दोस्त बलबीर ने। और ये बात सही है या गलत है, ये हम पता लगा ही लेंगे। मुझे बताया तो था कि वो अपने मामा के घर दिव्यानगर जा रहा है। उसने गाड़ी कब लौटाई तुम्हें? सर जी, काफ़ी रात हो गई थी, मैं नींद में था तो टाइम ठीक से याद नहीं। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? सर, सर लगता है रंजीत वाले को इसी गाड़ी से कुचला गया था। टायर पर खून के निशान अब भी हैं। खून के धब्बे? क्या हुआ सर जी? बलबीर, क्या तुम बता सकते हो कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि सुरेंद्र ने अपने पिता की हत्या कर दी? क्या बात कर रहे हो सर जी? वो भला ऐसा क्यों करेगा? हेलो सर जी, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ, सरपंच मनोहर जी का लड़का। हाँ जितेंद्र, बोलो, क्या बात है? क्या आप अभी मेरे खेत पे आ सकते हैं? क्यों, बात क्या है? सुरेंद्र आया हुआ है, उसने मुझे बताया कि उसी ने अपने बापू को मार डाला। तुम मुझे वहीं पे रोके रखो, हम अभी आ रहे हैं। सर, सुरेंद्र ने जितेंद्र के सामने अपना जुर्म कबूल लिया है। वो समय उसके खेत पर है। मूव। बलबीर, गाड़ी को हाथ मत लगाना, हमारी दूसरी टीम आकर गाड़ी को सीज करेगी। ओके? भाई गड्डी का इंतजाम हो गया क्या? हाँ हो गया, थोड़ी देर में आ जाएगी तो टेंशन ना ले। भाई मुझे बहुत घबराहट हो रही है यार, मुझे कहीं दूर जाना है यहाँ से। पुलिस वाले माँ को पूछताछ के लिए लेके गए, मुझे भी ढूंढ रहे होंगे यार। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। भाई तू मुझे निकाल सकता है यहाँ से? तू संभाल देगा भाई, निकाल ले मुझे यहाँ से। शांत हो जा, देख मैं हूं ना तेरे साथ, तो घबरा मत। मैं जेल नहीं जाना चाहता यार।
तूने पुलिस को बुलाया? सुरेंद्र मेरी बात सुन। तूने वादा किया था कि तू निकालेगा मुझे यहाँ से। तूने भरोसा तोड़ दिया मेरा। सुरेंद्र सुरेंद्र देख नहीं 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 देख देख सुरेंद्र देख तू एक गलती कर रहा है, तू एक गलती कर चुका है, देख दूसरी मत कर। अरे सुरेंद्र नहीं देख पुलिस वाले आ जाएंगे। देख नहीं सुरेंद्र मेरी बात सुन, भागना फिजूल है। सुरेंद्र मेरी बात सुन सुरेंद्र। जितेंद्र, अच्छा क्या तुम जो वक्त पर फोन करते हैं। सुरेंद्र, हमने सबसे पूछताछ की, सबका यही कहना है कि तुम्हारे अपने पिता के साथ अच्छे रिलेशन थे। तुम्हारी माँ ने भी यही कहा। फिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने अपने पिता की हत्या कर दी? क्या बात हो गई भाई? चल। अरे भाई साहब, बात क्या हो गई ये तो बताओ। मंजू जी, सुरेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये नहीं हो सकता। वो तो कितना प्यार करता था अपने बापू से, कितना मानता था वो। मैं समझ सकता हूं आपके लिए मानना कितना मुश्किल है, पर सच यही है कि आपके बेटे सुरेंद्र ने खुद अपने पिता की जान ली है। यो क्या कर दिया तन्ने? बात उस वीरेंद्र के 15 लाख लौटाने की थी तो अपने बापू से मांग लेता। अपने बापू के खाते में इतने पैसे तो थे, खुशी खुशी दे देते तन्ने। उन्होंने पूछा भी तो था ना तन्ने, फिर क्यों? शर्म आ रही थी मुझे। मेरे नुकसान के पैसे बापू से मांगे, शर्म आ रही थी मुझे। कैसी शर्म? तेरे बापू थे वो, उनका जो कुछ भी था तेरा ही तो था है। तब शर्म ना आई तुझे जब एक लालची आदमी ने अपने बापू को मारने की बात की और तन्ने मान ली? तब शर्म नहीं आई तन्ने अपने बापू की जान ले ली? रंजीत के पास काफी जमीन थी, खेत थे, जिससे उसे अच्छी आमदनी होती थी। सुरेंद्र चाहता तो अपने पिता से मदद मांग सकता था, वो अपनी मां से बात कर सकता था या फिर अपने मामा से कह सकता था। कोई भी उसकी मदद कर सकता था, बस एक बार सुरेंद्र के कहने की देर थी। आज सुरेंद्र को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। जब इंसान किसी अपने की जान लेता है तब पश्चाताप की आग उसे मरते दम तक तड़पाती है, जिसमें आज सुरेंद्र तड़प रहा है। जब से इस साजिश का आगाज हुआ तब से हर कदम पर एक गिल्ट फीलिंग, कुछ गलत होने का एहसास बार बार सुरेंद्र को हो रहा था। जज्बाती तौर पर देखा जाए या फिर किसी और नजरिए से, हर लिहाज से उसका यह कदम गलत था। लेकिन फिर भी सुरेंद्र ने अपने जज्बात को, अपनी भावनाओं को किनारे करते हुए इस अपराध को अंजाम दिया। उसका यह सोचना सरासर नादानी थी कि उसके अपने पिता के खून से सने हाथ कभी हथकड़ियों में नहीं जकड़े जाएंगे और वो अपने पिता की बीमा की रकम से अपनी जिंदगी संवार लेगा। सुरेंद्र ने उस इंसान की सांसें छीन ली जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ दिया और हमेशा देता। जरूरत थी तो सिर्फ उस इंसान से बात करने की, उसके सामने अपना हाल बयां करने की। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कर्ज के बोझ से छुटकारा पाने के लिए सुरेंद्र ने अपने पिता के खून का बोझ उठाना बेहतर समझा। इस सब से क्या हासिल हुआ उसे? उसने अपने पिता को खो दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद की और इस अपराध का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा उसकी मां को, जिसने अपने पति को खो दिया, अपने बेटे को अपने पति का कातिल बनते देखा और अब उसे इस गुनाह की सजा काटते देखेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको।